अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनीर गमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सदर बने हैं तब से लेकर अब तक बहुत सी खबरें आई हैं। खबरों में क्या कुछ है और उसके बाद पाकिस्तान पे क्या असरात होने जा रहे हैं, इन सारे हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर इंटरनेशनल मीडिएटर जनाब फैसल मोहम्मद साहब। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपके तमाम साथियों को और नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज है। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल साहब, दो मामलात हैं, एक पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं और फिर जरा इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जरा इंटरनल लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं जिसको मीडिया में काफी ज्यादा बात भी हो रही है। इसके हवाले से कुछ टूट फूट का शिकार है तहरीक इंसाफ इस वक्त, खासतौर पर अगर केपीके की क्यादत के ऊपर बात करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो बात कही है बिल्कुल एग्जैक्टली। पहली बात तो ये है कि वाकई पीटीआई जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और उसकी एक बुनियादी तौर पर वजह यह है कि आपको मालूम है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो एक पॉलिटिकल तौर पर कोशिश कर रही है पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए। और जो कुछ पीटीआई के हवाले से इस वक्त हो रहा है, ख्वाह वो अदालतों में हो या अदालतों से बाहर हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अज़र में शम्स हैं। लेकिन अब इनकी एक कोशिश ये भी रही है कि इन्होंने जो देखा सारे मामलात को कि भाई इसमें आवाम की चूंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, जितने इन्होंने पीटीआई के हवाले से जितने उन्होंने एक स्टेप लिए, मैं समझता हूँ हर स्टेप के अंदर इनको बाउंस बैक हुआ हुकूमत को। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पार्टी के अंदरूनी सतह पर जो है उनको ये इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। और ये एक पॉलिटिकल एक होता है, टैक्टिक्स होती है। मतलब अगर आप सियासी तौर पर अगर आप पास कोई ऐसा मवाद ना हो, आपका कोई ऐसा प्लान ना हो कि जिसकी वजह से आप किसी दूसरी सियासी जमात को अखाड़े में पछाड़ सकें, तो इस किस्म की टैक्टिक्स भी होती हैं। अच्छा, उसमें ये एग्जैक्टली बिल्कुल हुआ है। और जो लोग बीच में मेडिएट कर रहे हैं, आपको याद होगा आपसे पहले भी मैंने सवाल से बात की थी और बताया था कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ट्रोजन हॉर्स जो है ना वो दाखिल कर दिए गए हैं। हम्म। अब इस सूरत हाल के बाद इमरान खान ने तो उनको हटा दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ को बुशरा बीबी के हवाले से भी कर रहे हैं, कुछ का मतलब नुक्ता नजर कुछ और है। लेकिन जो असल चीज है मैं उस पर आपको बताता हूँ कि इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। इमरान खान ने जो किया है बज़ाहिरी तौर पर तो लोगों को शायद ये नजर आ रहा है, और हुआ भी ऐसा है कि शायद हो सकता है कि कुछ डैमेज हो पार्टी को ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अगर हकीकत में आप देखें तो बहुत अच्छा इकदाम है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस खैबर पख्तूनख्वा का जो इस वक्त सूबा है, वो इस वक्त इंतहाई जो है ना जिसे कहते हैं कि बहरानी सूरत हाल का शिकार है। अंदरूनी सतह पर आप देखें कि वहाँ पे लिसानी मामलात बेइंतहा हैं, वहाँ पे मजहबी मामलात हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर्स है वो इस वक्त बॉर्डर्स की सूरत हाल ऐसी है कि सारी दुनिया की जो है ना इस वक्त तमाम नजरें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और तालिबान सही। की सूरत हाल के ऊपर है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसका भी आपको पता है कि इस हवाले से तालिबान के हवाले से जो तालिबान की तरफ से या जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का जो एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को अब जाके मजीद कहीं और स्ट्रॉन्ग एक जो मिलता है वो अमेरिका की तरफ से है कि जो उन्होंने तालिबान की जो हेड मनी जो की है। तो इस हवाले से एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल जो है ना अंदरूनी सतह पर और बैरूनी सतह पर ये खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स के ऊपर डेवलप हो रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला इस इंटरनल पॉलिटिक्स में भी करेंगे और पीटीआई की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, तो मैं समझता हूं कि वो इन दोनों से मैं समझता हूं कि शायद वो नब्ज आजमा नहीं हो लेकिन पाएंगे। फैसला, एक ये बात उमर अयूब साहब ने भी कही कि लोड मैनेजमेंट की जा रही है। लेकिन एक जानिब जुनेद अकबर साहब वो तो बाकायदा ऑन टेलीविजन बहुत संगीन गुफ्तगू कर रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर से मुतालिक जो मुस्तकबिल का फैसला 8 फरवरी के बाद किया जाएगा। यहाँ गुजरा की करप्शन की बातें भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं रिफ्ट तो नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मिलने नहीं दिया जाता पानी पीटीआई से, और कौन रोक रहा है ये मैं भी जानता हूं, जेल इंतजामिया को इसमें कसूरवार नहीं ठहराता। ये किस तरफ इशारा जा रहा है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा है जैसे मैंने कहा ना कि पार्टी के अंदर ये मामलात हैं। अब देखिए जहां तक बात है करप्शन की, करप्शन ऑब्वियसली हो रही होगी। जो मैंने असल आपको चीज बताई ना, और ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो इंतहाई करीबी अली अमीन गंडापुर के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर जो है हकीकत के अंदर जो है ना इस तमाम सूरत हाल से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तरफ आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, दूसरी तरफ मजहबी जमातों का दबाव है, बैन अल-अक़वामी दबाव है, इमरान खान के साथ मामलात हैं पार्टी के अंदर। तो वो फैसला बहुत सारी फैसला चीजें कता जो है कलामी की कंट्रोल माजरत नहीं।
मतलब जी, जी। कंट्रोल नहीं कर पा रहे या इस पूरी सूरत हाल से मुस्तफीद भी हो रहे हैं? ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ दोनों में एक चीज़ें सेक्टर दो ये भी तो है ना कि वो कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर उस अंदाज से डिलीवर नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बेनिफिशियरी इस पूरे सिस्टम के। ये एक पॉइंट तो है तहरीक इंसाफ में। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि वो डिलीवर नहीं, असल तो बात ये है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो मैंने आपको कहा बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये बात है। लेकिन जहाँ तक मुस्तफ़ीज़ होने का सवाल है, तो इसमें हाँ, कहीं न कहीं कुछ मैंने भी लूप होल्स ऐसे देखे हैं जिसकी वज़ह से कह सकते हैं कि उनको असल में मुस्तफ़ीज़ होने की एक वजह ये भी है कि जो उनके जो करीबी लोग हैं, जो इनको इस सीट के ऊपर बरकरार रखना चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि फिर वो हर आदमी किसी की हिमायत करने के लिए कुछ ना कुछ आपको पता है वो बेनिफिट माँगता ज़रूर है। तो हम्म। उनको स बेनिफिट देने की खातिर भी कुछ शायद हो सकता है उन्होंने कुछ बेनिफिट शेयर किए हों, एग्ज़ैक्टली हो सकता है। अच्छा मतलब ये पीटीआई की बात हुई, ये बात तो सब जानते हैं कि पीटीआई मीन्स इमरान खान, अब चाहे उसमें कोई भी सूबे का वजीर आला हो, कोई भी ना हो। बट एक सवाल ये है कि हमने देखा कि पीटीआई में ऑलरेडी जो ग्रुप्स बने हुए थे, एज ऑफ नाउ जो इकदामात नजर आ रहे हैं, क्या पीटीआई इस वक्त जो एक एहतजाज की पोजीशन में भी जा रही है, एक जानिब डायलॉग की बात भी हो रही है, फिर उसको मुनक़ता भी कर दिया जाता है, ऐसी सूरत हाल में पीटीआई का इस तरह पे सियासत करना, डू यू थिंक कि पीटीआई को मजीद बेनिफिट दे सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस वक़्त कि पीटीआई का जो पार्टी स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से ये है कि बहुत सारे जो है ना फैसले जो हैं वो सही नहीं हो पा रहे। और दूसरी सबसे एक बड़ी बात ये है कि इस वक़्त जो पीटीआई की जो जेल से बाहर जो क़यादत है, वो मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी मैं जी। कह रहा हूँ, और ये जब बातें खुलेंगी तो ये बात क्लियर होगी कि बहुत सारे लोग कहीं न कहीं मैनेज हैं। तो उनकी वजह से बहुत सारे मामलात हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक़्त जो पीटीआई के जो कुछ फ़ैसले हैं वो इंतहाई गैर मकबूल हैं, और हो सकता है कि इस हवाले से पीटीआई को बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना हो। लेकिन यहाँ तक एक बात है कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इस वक़्त पीटीआई को जो पज़ीराई मिल रही है, जो डायस्पोरा पीटीआई का जो हम्म। पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो ख़ास तौर पे पीटीआई की गिरफ्त दी है, जो जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि ये पार्टी का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसको कहीं न कहीं थोड़ी-सी जिसे कहना चाहिए कि ऑक्सीजन मिल रही है। वरना अदरवाइज़ अंदरूनी सतह पर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुतासिर है और बहुत सारे गैर मकबूल फैसले ही कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल फैसल भाई, एक जानिब हम देख रहे हैं कि पीटीआई में एक है थोड़ा सा रिफ्ट नजर आ रही, गवर्नमेंट में भी रिफ्ट नजर आ रही है। इस गवर्नमेंट के एंड पे भी ये नहीं पता कि कौन इकदाम ले रहा है। बड़ी क्लियर मिसाल है पीका एक्ट, आपने देखा कि जिस अंदाज से आया, किसी को नहीं पता था ये पीका एक्ट आएगा। गवर्नमेंट के डिसीजन कौन ले रहा है ये भी तो बताते ना फैसल साहब। सर, गवर्नमेंट के डिसीजन इस वक़्त तो आपको पता है पाकिस्तान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चल रही है। वो जिनके बारे में कहा जाता है खलाई मखलूक है, जो नज़र ना आने वाले लोग हैं, तो यही तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में। सारे के सारे मामलात वही उन्हीं की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, और उन्हीं की ऑर्डर्स की वज़ह से आज आप देख लें कि अदलिया के अंदर भी सिर्फ़ पीटीआई का मसला नहीं है। एग्जैक्टली हर exactly. जगह हर सियासी जमात में बहरान है। अदलिया में आज आप देख लें कितना ज़बरदस्त बहरान है, और यही मसला है कि यहाँ पर फैसले कोई और लेता है, अमल दरामद कोई और कराता है, और मुतासिर उससे कोई और होते हैं। 3 फरीक होते हैं एक फैसले के। तो इसलिए आपको पाकिस्तान के अंदर बहरानी सूरत-हाल पैदा होती नज़र आ रही है। लेकिन फैसल साहब इसका क्या हल होगा, क्योंकि आज भी जो अदालती कार्रवाई देखें, इस बात का तयन नहीं हो पा रहा कि केसेस अदालत के सामने कैसे जाएंगे, इस बात का तयन नहीं हो पा रहा कि अदालतों से केसेस लिए कैसे जाएंगे। अब तो जजेस कह रहे हैं इस बात को कि जहां हुकूमत को लगता है वो केस उनके हाथ से निकल जाएगा, वो बेंच तब्दील कर देते हैं, केस तब्दील कर देते हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है हमारा माहौल? अब ये मामला इंतहाई सूरत-हाल, बहुत पाकिस्तान की सूरत-हाल इंतहाई ज़्यादा ख़राब है, और आप देखें ना वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने वो जो बेंच बनाया है, वो बेंच भी उन्होंने उन्हीं के हवाले कर दिया, जिसने जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो बेंच मारज़ वजूद में आया है, उसी बेंच को कह दिया है कि आप अपने खात्मे का मुकदमा सुनें। ये दुनिया में कहीं होता है? तो ये अजीब-अजीब सी जो सूरत-हाल है, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत-हाल की तरफ लेके जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका बेहतरीन मसला जो है, बेहतरीन हल ये है कि तमाम पार्टीज़ को दोबारा बुलाकर बिठाया जाए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जाए, हुकूमत को बाकायदा, जो मौजूदा हुकूमत है, जो भी है, जैसी भी है, उनको इख्तियारात दिए जाएँ। देखिए, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, वो तो ज़ाहिर से सामने आने नहीं चाहते, हालाँकि करते तो जो कुछ भी है वही खलाई मखलूक है। तो खलाई मखलूक के लिए भी बेहतर ये होगा कि वो जो मौजूदा इन्होंने एक सा रखा है ना अपना ढाँचा, जो कठपुतली जो पपेट्स हैं, उनको थोड़े से इख्तियार दें, और उनको इख्तियारात देकर ये कहें कि भई इस तमाम सूरत-हाल को आप थोड़ा-सा रिवर्स करने की कोशिश करें, ताकि मुल्क के हालात दुरुस्त हों। क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान पर दबाव है, वो जो है वो तम इस किस्म की सूरत-हाल आप नहीं बर्दाश्त कर फैसल साहब, पाएँगे। मैं ये बैनुल अक़वामी दबाव के ऊपर आता हूँ, लेकिन ये जरा बता दें, ये जिस वक्त अदालती कार्रवाई पूरी की पूरी चल रही है, आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम किसी तौर पर खतरे में नजर आ रही है?
सर बिल्कुल जज अगर अड़ जाए तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 26वीं आईनवी तरमीम जो है खतरे में नजर आ रही है। बल्कि मुझे लग रहा है कि जस्टिस मंसूर साहब ने जिस तरीके से एक स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ इंतहाई अहम है, क्योंकि इसकी वजह देखिए ना, वो कानून को कोशिश ये कर रहे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो। सारी दुनिया में ये नहीं होता। जो जस्टिस मंसूर साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि किसी भी आइन और कानून की किसी भी चीज को जाती मफाद के लिए या जाती सियासी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना जो है ना, गलत है। इसकी सही। हौसला शिकनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ जस्टिस मंसूर कर रहे हैं और जो उनके साथ जो जजेस खड़े हुए हैं, ये बहुत सही है। और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली के लिए ये इकदाम बहुत जरूरी है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ तो जो सूरत हाल चल रही है, तो ये तो फिर पाकिस्तान में अनारकी फैल जाएगी और लोग जो है, और आप देख ले अभी तक हो भी कई जगह ऐसा रहा है कि जिरगे हो रहे हैं और जिरगों के अंदर भी लड़ाइयां हो रही हैं। तो ये जब लोग जो है खुदा न खास्ता जब ऐसी एक सूरत हाल होती है और जंगल का कानून आता है, तो लोग फिर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो फिर मुल्क जो है अनारकी की तरफ चला जाता है। मतलब तो ये मैं बड़ी आप समझता हूँ कि ये जो जो आप आखिर में जो सूरत हाल कोशिश बता कर रहे हैं रही है, काफी खौफनाक है। इसको किसी तरीके से डाइल्यूट क्या करने का कोई हल नहीं नजर आ रहा। इसका हल यही है जनाब। इसका ये एक वाहिद और हल ये है कि या तो फैसला करने वाली कुव्वतें जो हैं, खुद तो वो सामने आना नहीं चाहती, क्योंकि उनसे गलतियां इतनी हो चुकी हैं कि इन गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। एक ही सूरत में सुधर सकती है कि आपने जिन लोगों को मोहरा बना के जिनके जरिए काम कराया है, उन्हीं को दोबारा एक्टिव करें और आस्ते आस्ते तमाम मामला को अदालत के जरिए दुरुस्त कर लें। मिसाल के तौर पे अब जस्टिस मंसूर अली साहब जो काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा आजादी से आप काम करने दें तो जाहिर सी बात है फिर आस्ते आस्ते फिर वो आईनी तरमीम, जो गैर आईनी तरमीम आप लेकर आए हैं, जो सारे मतलब दूसरे अल्फाज में मुख्तसर अगर मैं ये कहूं कि जो तजुर्बा आपने किया है, जो तजुर्बा आपका नाकाम हुआ है, उस तजुर्बे को आईनी तरीके से और अदालती जरिए से आप इसको दुरुस्त कर लें, तो मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं फिर होगा। कैसे होगा मतलब कैसे होगा? आज इद्दत में निकाह का जो केस है एक बार फिर से उसके ऊपर पेशरफ्त हो गई, तो आपको लग रहा है कि जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है बजाहिर इसमें ये चीज होती है दिखाई पॉसिबल है? क्योंकि एक एक तरफ ये केस का ओपन रीओपन होना, फिर दूसरी जानब 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ का बार बार बयान आना, ये तो क्लियर एविडेंट है कि ये मामला संभलने नहीं जा रहा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि अगर आज की मैं अगर पोज़ीशन देख रहा हूँ, जो आज मैंने बताया कि जो कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है और जो इस वक़्त अब एग्जैक्टली। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक़्त तो ये बात नज़र आता है कि जो भी करता-धरता हैं, जो पाकिस्तान के अरबाब-ए-इख्तियार हैं, जो मामलात को चला रहे हैं, वो अभी तक सिंसियर नहीं है मामलात को दुरुस्त करने के लिए। उनके तईं ये ख़्याल है कि शायद हो सकता है कि वो ताकत के ज़रिए इस मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मेरी नज़र में है, आलमी सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी। क्योंकि देखिए, एक बात मैं हमेशा से कहता रहा हूँ मुनीर मेमन साहब, आपको ये बात मानना पड़ेगी, आप खुद सहाफ़ी हैं, दुनिया पे आपकी नज़र है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो कुछ होता है वो बैरून मुल्क से जो इनको हिदायत मिलती है, वो यहाँ से हिदायत के पस मंज़र के अंदर होता है, और जो कुछ पाकिस्तान में होगा, वो बैनुल अक़वामी जो भी मंज़रनामा तब्दील होगा, हिसाब उसी हिसाब से होगा। तो मौजूदा हुकूमत जो है, इस वक़्त जो मौजूदा सेटअप है, वो अभी तक इस तमाम सूरत हाल को हकीकी, जिसे कहते हैं कि नज़रों से नहीं देख रहा, वो सही। अपने उसी नहज के ऊपर चल रहा है। अगर ये इसी नहज पे चलते रहेंगे तो आप यकीन करें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है आपकी रियासत को पहुँचेगा। फैज़ल साहब, मैं इसी के ऊपर ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक का जब लौटेंगे ना, तो ये जो आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप अब बरसर इक़्तिदार हैं, उनके बाद बड़ी तब्दीलियां, उसके ऊपर बात करूंगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का था जरूर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करेंगे कि इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए सदर बन चुके हैं और उन्होंने हैरत अंगेज तौर पे आते ही बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। इन ऑर्डर से पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स तब्दील होगी, इसके असरात, आलमी असरात पाकिस्तान पे कैसे आएंगे, इस सवाल से गुफ्तगू करें। हमारे साथ ज्वाइन करें इंटरनेशनल मीडिएटर जनाब फैसल मोहम्मद साहब। फैसल साहब, ये जो अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनना अमेरिका का, जिस अंदाज के ट्रेंड्स आ रहे थे, पोल्स आ रहे थे। बट उसमें पाकिस्तान की वो तैयारी नजर नहीं आई हमें कि एक नई आने वाली गवर्नमेंट के साथ किस अंदाज से डील करना था पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने। अब होता हुआ क्या नजर आ रहा है, अमेरिका में क्या होगा, असरात पाकिस्तान में क्या होंगे? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपको याद होगा कि आपके साथ ही एक प्रोग्राम के अंदर जब आपने बात की थी बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो मैंने आपको ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ रहे हैं, और उन क्योंकि मामलात जो है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आलमी सतह पर जो बड़ी वाज़ेह नज़र आ जाती हैं। हम्म। अब सवाल ये है कि आपने जो कहा कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तो देखिए हमने बहुत पहले कहा था और कहते रहे थे कि मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं वो इस मर्तबा एक नया एक विज़न लेकर आ रहे हैं। अब सही। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मामलात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आपको पता है कि वो एक ख़ास सोच रखते हैं। उन्होंने डीप स्टेट के साथ लड़ाई ली, और अच्छा, डीप स्टेट के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डीप स्टेट सिर्फ़ मिलिट्री होती है। देखिए, डीप स्टेट में मिलिट्री का किरदार होता है,
लेकिन पाकिस्तान की डीप स्टेट के अंदर और अमेरिका की डीप स्टेट में बहुत फ़र्क है। वहाँ की जो डीप स्टेट है, वो मिलिट्री के साथ-साथ, पेंटागन के साथ-साथ वहाँ पे जो बहुत बड़े-बड़े जो असलहे के जो डीलर्स हैं, जो बड़े-बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, जो असलहे का काम करते हैं, वेपन्स का जो काम करते हैं, उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल जायंट्स हैं, डॉक्टर फौजी वगैरह का पूरा ग्रुप आपको पता है सारा। वो सारा का सारा डीप स्टेट है। तो उन्होंने एक बाकायदा फैसला कर लिया था, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जो पिछले इंतखाबात में जो उनको एक जिसे कहते हैं कि धचका लगा था वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो ये फैसला करके आए थे कि मैंने ये करना है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क़बल वक़्त बता भी दी थी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर तो हम सच समझ रहे थे, क्योंकि हमें बुनियादी तौर पर एक बात की प्रैक्टिस भी है और हमें यकीन भी है कि जो कुछ होता है वो एस्टेब्लिशमेंट करती है। हमारे हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है, और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी मुतमईन थी कि वहाँ पे शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने दिया जाएगा। और आपको पता है कि बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर भी ये बात जी। कही जाती रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप शायद रुक जाएँ, इवन दो कि उनके ऊपर वो अटेम्प्ट भी हुए उसकी वजह से। तो यहाँ पे काफ़ी इत्मीनान जिसे कहते हैं कि वो नीरू जो है ना चैन की बांसुरी बजा रहा था। तो अब ये है कि वो जब अचानक ये आ गए तो इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे कुछ फैसले ऐसे कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद मुनासिब नहीं होंगे, सर और कुछ काफी फैसले तो अनपॉपुलर डिसीजन है, मतलब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बात से देखें, अमेरिका के अपनी लोकल डायनेमिक्स को देखें तो। जी, जी, बहुत ज़्यादा है, जिसमें ख़ास तौर पे जो कि उन्होंने 1-2-3 फ़ैसले किए हैं। एक तो इन्होंने जो कनाडा के हवाले से किया है, देखिए जी। कनाडा के हवाले से उन्होंने फ़ैसला करने में बड़ा जल्दबाज़ी कर दी। उसकी असल वजह ये है कि कनाडा जो है ना बाल्कनाइज़ेशन की जो बात कर रहे हैं, उसमें एक मसला ये है कि वहाँ पे जो तलबा है, जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर 2 एक बड़ा क्लैश है वहाँ पे। इंग्लिश में और जो फ्रेंच बोलने वाली जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर क्लैश है। तो उस क्लैश की वजह से शायद वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इन्फ्लेशन है वहाँ पे, उस इन्फ्लेशन को भी वो मद्देनज़र रख के शायद उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप कनाडा की बाल्कनाइज़ेशन के ऊपर आ जाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी उनका फ़ैसला गैर मकबूल है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो फ़ैसला जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जी। जो उन्होंने किया है कि 2 जो वहाँ पर होंगे उसमें एक मतलब मैन और वुमेन, वो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर तकरीबन कोई 23 या 24% शायद ग़ालिबन इससे ज़्यादा ही होंगे। वो वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन है, और ये इंतहाई गैर मकबूल एक फ़ैसला ऐसा है जिसकी वजह से कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप को कुछ चीज़ों को अपने शायद हो सकता है रिवाइज़ करना पड़े, क्योंकि उनको ज़ाहिर-सी बात है अभी तो वो फौरी तौर पर आए हैं, और अभी असल में एक उनका एक करिश्माटी एक जो है ना कि एक पर्सनैलिटी होती है आदमी की, जी। तो वो करिश्मा जो है ना वो असल में उनको थोड़ा-सा उनके वो बहुत ज़्यादा वो बूस्ट कर रहा है। तो हम्म। शायद हो सकता है कि माइट भी उन्होंने जल्दी-जल्दी में कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकाल दिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि 1 आध महीने के अंदर वो चंद एक चीज़ों पर थोड़ी-सी अपनी पॉलिसी को जो है शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात मैं बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत भी ऐसी है कि वो पॉलिसीज़ जो ना 1 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं, और एक पॉलिसी चेंज भी कर सकते हैं। तो सही। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें वो आज कर रहे हैं 100% उसी पे अमल दरामद भी करेंगे। अच्छा किसी सर, वक़्त वो किसी चीज़ कर सकते हैं। पॉलिसीज की बात करना फैसला, अब मैं दो पॉलिसीज के ऊपर बात करूंगा। पहले तो फलस्तीन के मुतालिक जो पॉलिसी उनकी रही है, सीज फायर में वो ओपनली उन्होंने आके कहा कि मेरा सबसे बड़ा किरदार है, हमने वो काम 3 महीने में कर दिया जो पिछली बाइडेन इंतजामिया 4 साल में नहीं कर सकी। सर क्या देख रहे हैं फलस्तीन के हवाले से जो पॉलिसी बनी है, उसका भी एक प्रेशर तो होगा क्योंकि इसराइली लॉबी तो बड़ी स्ट्रांग है वहां पे। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, और आपके साथ पहले भी आपके साथ जो कोई मेरे एपिसोड हुए हैं, उसमें मैंने बात की थी अब्राहम इकार्ट के हवाले से। मैंने आपको ये बात कही थी कि जो बुनियादी तौर पर इज़राइल के हवाले से जो अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिकन जो इंतज़ामिया है या रियासत अमेरिका का जो कोई भी जैसे आप कह लें, इट्स अप टू यू, वो इज़राइल के हवाले से उनका नुक्ता नज़र जो है बिल्कुल एक ही होता है। हम्म। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो ये चाहती थी कि थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा से कहते हैं कि जंग व जदल की सूरत-ए-हाल के अंदर, क्योंकि वो जो है थोड़ा-सा इस बात पे यकीन रखते थे कि ताकत के ज़रिए जो है सारे मामलात को हल किया जाए। इसी आप उसकी एक मिसाल आप दे सकते हैं, यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने बड़ा वेपन्स वगैरह किया, और मतलब जिसे कहते हैं कि ताकत के ज़रिए, और कोशिश की, और नेटो की भी सफाई की कि जी। जाके लड़े। यही पोज़ीशन इनकी यहाँ पे इसराइल के साथ की थी कि भई इनको असलहा दो और इनको सपोर्ट करो, इनको लड़ाओ। ट्रंप की पोज़ीशन ये है, ट्रंप कहते हैं कि हमें लड़ना नहीं है, हमने असलहा नहीं देना है, क्योंकि इससे हमारी जो है ना बुनियादी तौर पर हमारी इकोनॉमी जो है ना वो खराब होती है। ट्रंप ये चाहते हैं कि आप जो है ना कोई डिप्लोमेटिक तरीके से मामलात को डील करें, और ट्रंप जो है डील के मास्टर हैं। आपको पता है वो उन्होंने इस हवाले से शायद बुक भी लिखी है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। वो डील के मास्टर माने जाते जी। हैं जी। जी। ट्रंप जो है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये एक डील की, और उन्होंने फौरी तौर पर उसको रुकवा दिया। रुकवा कर उन्होंने कहा कि कम से कम फौरी तौर पर तो एक क्रेडिट मैं ले लूँ कि भई मैंने जंग बंद करा दी। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि अब मैं इसको डिप्लोमेटिक तरीके से लेके आऊँगा। उसमें डिप्लोमेसी में उनका 2 ये था
बट उन्होंने इब्राहिम ये भी कार्ड के कहा जरिए मतलब उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता नहीं कि ज्यादा अरसा जंग सीजफायर बरकरार रहेगा, ये भी तो कहा ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो जब इब्राहिम कार्ड के जरिए जब सारे मामलात को आगे लेकर आएंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें लोगों को जी एतराज आएगी। अब मिसाल के तौर पे उसकी एक ताजा मिसाल देख लें। अब उन्होंने कल ये कह दिया कि कुछ लोगों को यहाँ से निकाल के उर्दन के अंदर और मिस्र के अंदर जो है आप उनको बसा दें। तो जी ये समझता हूँ ये भी इनका गैर मकबूल फैसला है। इसको फलस्तीनी कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मुनीर साहब, फलस्तीनी लड़ तो अपनी सरजमीन के लिए रहे ना, जी जाने दे रहे हैं, लाखों की तादाद में उन्होंने जाने दी। अगर उनको जाना होता तो जंगो जदल से वो भाग जाते पहले ही निकल के। बिल्कुल। असल में जंग हो क्यों रही है? इसीलिए तो हो रही ना कि वो गजा पे कब्जा करना चाहते हैं। अगर जंग के नहीं सही तो आप चाहते हैं कि अमन के जरिए हो जाए, तो वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना ही मिस्र के लोग इसको। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उर्दन में आपको पता है कि ऑलरेडी पहले ही फलस्तीनी वहां पर मौजूद है। चलिए, हो सकता है, माइट भी, मैं नहीं कह सकता, मेरा तजिया हो सकता है शायद वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मिस्र वाले कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहां पे एक तबकाती कश्मकश जो है ना, वो शुरू हो जाएगी वहां पे, तो वो बहुत बड़ा मसला होगा। फिर इसके अलावा मुस्लिम दुनिया भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमास एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत सारे। तो ये मैं समझता हूँ ये भी इनका बहुत गैर मकबूल फैसला है। और उस पर अगर ये जब ये चलेंगे सूरत हाल के ऊपर, तो लामहला सी बात है कि फिर जो है जंग भी बढ़ेगी दोबारा। और इब्राहिम कार्ड पर जब आएंगे तो इब्राहिम कार्ड पे भी आगे जाके जो है ना बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आपको पेश आएंगी। मतलब इसी के साथ अगर मैं पाकिस्तान की पॉलिसी की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें कहा यह जा रहा है कि बाइडेन इंतजामिया की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। अब ट्रंप इंतजामिया का क्या रुख होगा? मोहसिन नकवी साहब की कुछ मुलाकातें हुई, जो विल्सन से मुलाकात हुई, उसके बाद वहां से एक ट्वीट आना और वो रद्द-ए-अमल आना जिसको शायद कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना रैपिड होगा। आज एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब की कि वो अलेक्जेंडर ग्रीन से मिले हैं और वहां पे उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की और डेफिनेटली पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात की गई होगी। क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये जो सारा मामला हुआ है, मोहसिन नकवी का जो दौरा हुआ है, दरहकीकत ये जो पाकिस्तान के इस वक्त जो मामला बिगड़े हैं मौजूदा सेटअप के ट्रम्प इंतजामिया के साथ, उसको ये दुरुस्त करने की कोशिश में है। और एक आपको पता होगा कि वहाँ पे एक पाक अमेरिका अफेयर के हवाले से एक बहुत बड़ी है, पाकिस्तान पैक के जी नाम जी से, पाक पैक के नाम से। तो वो जो कमेटी है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। और जहाँ तक आपने बात की है कि मोहसिन नकवी साहब गए थे, मोहसिन नकवी साहब ने अपने तौर पर कोशिश की, और आपको ये भी पता था कि बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि उनको बुलाया गया था। जो मेरे पास जो इत्तलात वाशिंगटन से मेरे ज़राए थे रहे, उनको बुलाया नहीं गया था, वो खुद गए थे। और उनके जाने का मकसद वही था कि जो मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है, या जो मौजूदा जो ढांचा है एस्टेब्लिशमेंट का, जिसको कि वो बराह रास्त मतलब वजीर दाखिला साहब जिनके साथ मतलब मुंसलिक हैं। क्योंकि हम्म पाकिस्तान में तो इस वक्त दो सूरत है आप पता ना, एक जी तो ज़ाहिरी हुकूमत है जो आपके सामने है, और एक हकीकी जो आपका जो मतलब जो सेटअप जो चला रहा है। तो उस सेटअप के हवाले से उसके मामलात को वो जिसे कहते हैं कि मामलात को दुरुस्त करने के लिए, या जिसे कहना चाहिए सीधी उर्दू के अंदर के हम आहंगी पैदा करने के लिए वो वहां पर गए थे, लेकिन उन्हें कोई इतने अच्छे रिजल्ट वहां पर नहीं मिले। गो के अब आप कह रहे हैं इनकी जो मुलाकातें हुई हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे पास इत्तला गुज़िश्ता रात से आ रही हैं, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर ये बड़ी बात की है। जो वहां के ज़राए बताते हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसके साथ जो है आप बातचीत करें। और चूंकि आपको पता है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही ताल्लुकात रखती है। सेंटकॉम का जो राबता रहता है बराह रास्त पेंटागन का, ये वो जीएचक्यू के साथ रहता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी देखना होगा कि ट्रंप ने आते इस तमाम पूरे सिनेरियो को उन्होंने खेड़ कर फेंक दिया, तमाम जो सूरत थी वो सब हटा दिए। वो पेंटागन का या सेंटकॉम का इतना किरदार नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी किरदार होगा वो उनके अपनी जो जो उनकी काबीना है उसके जरिए होगा। वो अपनी हुकूमत की गिरफ्त चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है वो ये है, जो मुलाकातें हैं वो ये है, वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि जो कुछ भी अमेरिका के इस वक्त खित्ते के अंदर मामलात हैं, मिसाल के तौर पर जो तालिबानाइजेशन का जो मामला है, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है जी तालिबान के अंदर जो खवारिज का जो मामला है, जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त सबसे ज्यादा इसके ऊपर वो कर रही है, उसको वहां से आप ये देखें कि हेड बनी का आ गया है। तो ये एक जो है थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मोहसिन नकवी की ये कामयाबी है, लोगों को नहीं पता। क्योंकि वहां पे उन्होंने कम से कम पाकिस्तान को अमेरिका को इस बात पे राजी कर लिया है कि आप जो है कम से कम तालिबान के हवाले से, जो तालिबानाइजेशन का जो इशू है उसके हवाले से आप हमारे साथ होंगे, और जो इस हवाले से आपके जो भी अहदाफ हैं वो हम मुकम्मल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बदले में ये है कि आपने जो इमरान खान के हवाले से जो आपने एक नैरेटिव लिया हुआ है, उस नैरेटिव को थोड़ा सा आपने स्लो डाउन करना होगा।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सूरत हाल बेहतर होगी? मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं होगी। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पे मैं देख रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा अमेरिका के कहने के ऊपर अगर तालिबान के ठीक है, इस वक़्त पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, वो एक अलहदा पॉलिसी है, उस पे फिर कभी बात हो सकती है। हम्म। लेकिन अगर अमेरिका के कहने पे अचानक अगर वो तालिबान के खिलाफ अगर फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करता है या अमेरिका के साथ इस वक़्त दोबारा हिस्सा बनता है, तो ये पाकिस्तान के अंदर फिर वो वही दोबारा सिनेरियो डेवलप हो जाएगा जो पहले इराक के अंदर हुआ था, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस वक़्त की सिचुएशन कुछ और थी क्योंकि उस वक़्त जो पश्तून था, आपकी पश्तून बेल्ट, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। एक बात याद हम्म। रखिएगा, जो पहले जो एरा था अफ़गानिस्तान का, इस वक़्त जो पाकिस्तान की टोटल पश्तून बेल्ट है, केपीके की जो सूरत-ए-हाल है, जी। पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत-ए-हाल में जिस तरीके से कि इमरान खान को आपने दीवार पे लगाया है, इस वक़्त की सूरत-ए-हाल कुछ और है। अगर खुदा ना ख़ास्ता इस मर्तबा अगर आपने अमेरिका के कहने के ऊपर अगर आपने कोई बहुत बड़ी अगर मूव अफ़गान तालिबान के खिलाफ चलाई, तो यहाँ से भी आपको बहुत बड़ी जो है ना मुज़ाहमत का सामना होगा। वैसे अब दो सवाल मैं चाहूंगा क्विकली, इनका शॉर्ट में आप एक जवाब देते हैं। एक तो मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है, ये पर्सनल कैपेसिटी का दौरा था या ये स्टेट डिजाइन्ड दौरा था और स्टेट इसको ओन भी करती है? नहीं, देखिए ये मैंने बताया कि ये पर्सनल कैपेसिटी में था और ये खुद गए थे और मैंने आपको बता दिया था कि उनको उनकी लॉबिंग करने के लिए गए थे जो असल में दरहकीकत पाकिस्तान को चला रहे हैं। बट कुछ ऐसी जगह पे मुलाकातें हुई, वहां पे कुछ ऐसी प्रेजेंस भी हुई ना उनकी, इसको लेके कुछ ऐसी नेगेटिव हेडलाइंस भी बनी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही वो फिलहाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ है और बहुत सारी इसके ऊपर जो है मतलब पंचिंग बैग क्या जो है उनको बने हैं। ब्रीफ नहीं किया गया या उन्हें उस बात का इल्म नहीं था? नहीं, असल में मसला ये था कि वो खुद गए थे ना, अगर देखिए गवर्नमेंट मैं जैसे आपसे कहा था अगर हुकूमत इनके साथ होती, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होती तो बाकायदा वज़ारत-ए-ख़ारिजा आपको ब्रीफ करता, बाकायदा जब आप जाते हैं तो आपका पूरे एक शेड्यूल सही। होता है। इनके पास कोई शेड्यूल नहीं था, ये आज खुद चले गए थे किसी के कहने के ऊपर और अचानक उनकी लॉबिंग के लिए गए थे, तो उस वजह से होता है कि हुकूमत के अंदर और जो पीछे जो अकल ठीक। हुकूमत चला रहे हैं उसके दरमियान आपको गैप नज़र आया इसमें। अच्छा, एक दूसरी बात ये हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है पाकिस्तान के लोकल मीडिया में कि उन्हें पंचिंग बैग बनाया गया क्योंकि एक जो वो उनकी मुलाकात हुई, फिर एक ट्वीट आना। गवर्नमेंट इसहाक डार साहब को नॉमिनेट कर सकती है, किसी और शख्स को नॉमिनेट कर सकती है कि बतौर वजीर दाखिला वो उनका डोमेन नहीं बनता था कि वो इंटरनेशनली जाके मुलाकातें करते, इस तरह की मुलाकातें करते। क्या ये मुलाकातें मोहसिन नकवी साहब की तरफ से खुद की गई या मोहसिन नकवी साहब को एक पंचिंग बैग बनाया गया? क्या इसके पीछे थ्योरी क्या है असद साहब? नहीं, पंचिंग बैग तो नहीं बनाया गया, जो मैंने आपसे कहा था कि बुनियादी तौर पर तो बेसिकली होना ये चाहिए था कि जाना तो वज़ीर ख़ारिजा को ही चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बात फिर भी घूम के आ जाती है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो सेटअप जो चल रहा है इसके अंदर 2 लोग हैं, एक वो है ज़ाहिरी हुकूमत है, एक वो है जो असल हुकूमत है। मोहसिन नकवी साहब जो है असल हुकूमत की लॉबिंग के लिए गए थे, वहाँ पे जो ज़ाहिरी हुकूमत है उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से पंचिंग बैग बने। और दैट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं जो असल हुकूमत है और जो ज़ाहिरी हुकूमत है, दोनों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इख्तलाफात भी हैं। बहुत ज़बरदस्त तरह से इख्तिलाफ़ात है और आइंदा आने वाले दिनों में आपको बहुत चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आएँगी। और ये इख्तलाफात आने वाले दिनों में इस हद तक बढ़ सकते हैं कि जो इमरान खान की रिहाई का जो मुतालबा वहां से आ रहा है उसको माना जाए। देखिए, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बता दूँ कि इमरान खान की रिहाई मुतवक्का है क्योंकि कम से कम ट्रम्प जो इंतज़ामिया है ना, वो मेरी उनसे कुछ लोगों से वहाँ बात हुई थी, वो कहते हैं कि ठीक है, सारी बात हम कर लेंगे, लेकिन कम से कम इमरान खान की रिहाई के ऊपर हम किसी भी चीज़ को पाकिस्तान की किसी भी बार्गेनिंग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज तक की उनकी ऑफ़र है, अब मुझे नहीं पता कि आइंदा आने वाले कल में क्या होगा? ठीक हो क्योंकि गया फैसला 26 तारीख को एक बहुत बड़ी हियरिंग है, आपको पता है इस हवाले से। जी। 26 ये अभी फरवरी को 26 नवंबर जो हुआ है वाक़या इस्लामाबाद का, तो वो हियरिंग जो है ना वो बहुत इंतहाई अहम होगी और मैं समझता हूँ उसके बाद भी इमरान खान की रिहाई के ना 100% जो है ना आप मुझे चांसेस नज़र आते हैं कि उनको छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बयान कर रहे थे कि इस इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उसके पाकिस्तान पे क्या कुछ असरात होंगे। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए बुलाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।